हेलो गाइस, आर्यन हियर। चलना हो या दौड़ना, नाचना हो या कूदना, चाहे फिर सूरज का टेम्परेचर पता लगाना हो या किसी भी एटम की मूवमेंट, हर जगह फिजिक्स लगती है। और कई लोग इसको एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं। बट आई प्रॉमिस, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी फिजिक्स में क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि फिजिक्स एक काफ़ी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। आइंस्टाइन ने कहा था कि फिजिक्स बोरिंग नहीं हो सकती। अगर आपको फिजिक्स बोरिंग लग रही है तो उसका टीचर बोरिंग होगा। तो इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आर्यन शुक्ला एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड ऑफ विज्ञान। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं फिजिक्स कितने प्रकार की होती है। देखिए, फिजिक्स बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है: क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। सबसे पहला और सबसे फेमस क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में सबसे पहली चीज आती है लेंथ। अगर आप चल रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं, इसका मतलब आप लेंथ में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। लेकिन क्या हो कि मैं यहाँ से अमेरिका जाऊँ बाय प्लेन, और वहीं मैं यहाँ से अमेरिका जाऊँ, यहाँ से यूरोप होके फिर वहाँ से कोई शिप लेके फिर अमेरिका जाऊँ। आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि मुझे चलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑल दो जाना तो मेरे को अमेरिका ही है, लेकिन अगर मैं प्लेन से जाता हूँ तो प्लेन डिस्प्लेसमेंट करेगी, और अगर चल के जाता हूँ तो वो डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट अगर वो एक लीनियर मोशन नहीं है। अब बात आती है कि प्लेन आखिर इतनी जल्दी पहुंच भी कैसे जाती है अपने इतने ज़्यादा मास के साथ। तो देखिए, मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। तो बात है वेलोसिटी की। वेलोसिटी हो या स्पीड, दोनों ही रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होते हैं। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा स्पीड। अब बात आती है कि वेलोसिटी इंक्रीज कैसे करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको इंक्रीज करना है तो इसके लिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ आया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहना चाहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो अगर आपको उसकी स्पीड बढ़ानी है तो आपको उसको एक्सेलरेशन देना होगा। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अ फोर्स बाय विच वेलोसिटी इंक्रीजेस। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। और जैसे ही हमने वेलोसिटी इंक्रीज की तो प्लेन हवा में उड़ जाता है, और उड़ तो रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है प्लेन हमेशा ऐसे ही क्यों होता है? तो इसके लिए आते हैं बर्नौली सर। ये कोई प्रिंसिपल तो नहीं थे, पर फिर भी इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक प्रिंसिपल होता है बर्नौली थ्योरम। वो ये कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर की वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो वेलोसिटी कम हो जाती है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि प्लेन इतनी रफ्तार से मूव करता है जिसके कारण उसके ऊपर की हवा इतनी तेज जाती है कि उसके ऊपर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है, और नीचे हाई प्रेशर होने के कारण प्लेन ऊपर उठती है। और यहीं से आपको पता चल रहा होगा कि क्यों डैम नीचे से मोटी होती है, क्योंकि नीचे पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है और वेलोसिटी कम होती है, इसीलिए डैम नीचे से ज़्यादा मोटी होती है। इसके बाद जैसे ही हम ऊपर आते हैं, और मान लीजिए आप उस डैम के ऊपर से कूदे तो आप ऊपर क्यों नहीं गए, नीचे क्यों नहीं गए? यही सवाल आया था सर आइजैक न्यूटन के मन में जब उन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी। कई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि काश वो उस दिन नारियल के पेड़ के नीचे बैठे होते। ऑल दो अब हम डेस्टिनी तो चेंज नहीं कर सकते, पर ग्रेविटी आखिर होती क्या है? तो ग्रेविटी बेसिकली एक्सेलरेशन होती है जो कि आपको अर्थ अपने सेंटर की ओर खींचती है, और हर दो बॉडी एक दूसरे पर लगाती है, जिसका उन दोनों बॉडी के मास का प्रोडक्ट r² से रिस्पॉन्सिबल होता है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि g मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ बोथ बॉडीज अपॉन स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब इसके बाद एक और ब्रांच आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ स्टडी करते हैं, और इन दोनों में हम जब स्टडी करते हैं तो हम मैग्नेटिक बिहेवियर और इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर पे भी ध्यान देते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर, जैसे कि आप जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। यही तो है कुलम्स का लॉ। और कुलम्स एक लॉ देने से संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने अपना दूसरा लॉ भी दे दिया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 बाई Q2 अपॉन r², जिसमें Q1 और Q2 चार्जेस का मास है और r² उनके बीच की डिस्टेंस, क्वाइट लाइक ग्रेविटी। ओके, इसके बाद आते हैं कि जब भी आप कंघी से को अपने सर पे रगड़ते हैं तो कागज उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, और हम कहते हैं इट्स हैपनिंग मैजिक। मैजिक नहीं होता, ये सिर्फ कुलम्स। इसके बाद इतनी फोर्स हो गई, और दिमाग को काफ़ी फोर्स करना पड़ता है फिजिक्स अंडरस्टैंड करने के लिए, और यहीं पे हमारे न्यूटन का थर्ड लॉ आता है। मतलब एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर आप दीवार को 2 न्यूटन की फोर्स से मारेंगे तो दीवार भी आपको 2 न्यूटन की फोर्स से मारेगी। अब पता चला दीवार को मारने पे हमें क्यों दर्द होता है, और अगर दोनों साइड की फोर्स बराबर है तो थिंग्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली नेट फोर्स 0। और अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ घूम रही है और वो जाके भिड़ जाए किसी चीज़ से, तो कभी आपने नोटिस किया कि जब 2 कारों का एक्सीडेंट होता है तो अचानक से इतनी हीट क्यों निकलती है?
और वो दो कार चकनाचूर क्यों हो जाती है? इट इज बिकॉज ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, जिसके कारण फोर्स उन दोनों ऑब्जेक्ट पे चले जाती है और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन कुछ नहीं होता, चेंज इन डायमेंशन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब इतनी फोर्स लग जाए कि उसका डायमेंशन बदल जाए, तब हम उसको स्ट्रेन कहेंगे। आपको पता है कि साइंटिस्ट सूरज का टेम्परेचर कैसे मेजर किए? ऑफ कोर्स कोई थर्मोमीटर डाल के तो नहीं किया था। और यहाँ पर आता है हमारे थर्मोडायनामिक्स। जी हाँ, इसीलिए मेरे को थर्मोडायनामिक्स इतनी पसंद है। और यहाँ पर आता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें बेसिकली ये एक लॉ है जिसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू b/t होती है। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा लैम्डा मैक्स होता जाएगा, t की वैल्यू उतना कम होगी, और जितना ज्यादा t होगा उतना कम लैम्डा मैक्स होगा। अब लैम्डा मैक्स क्या होता है? लैम्डा मैक्स बेसिकली वेवलेंथ होती है कि कौन सी वेवलेंथ सबसे ज्यादा आ रही है। तो हमारे साइंटिस्टों ने लैम्डा मैक्स सूरज से आने वाली रेस को कैलकुलेट कर लिया और उसकी वैल्यू यहाँ रख दी, जिसमें b एक ब्लैक बॉडी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.8 टाइम 10⁻³ केल्विन मीटर होती है। और इसी से उन्होंने सूरज का टेम्परेचर मेजर कर लिया कैलकुलेशंस के थ्रू। इसीलिए कहते हैं कि साइंस इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसी के बाद आता है कि मान लीजिए कोई चीज घूम रही है और वो जाके किसी चीज से टकरा जाए तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वो चीज भी घूमने लगेगी। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज ने अपनी काइनेटिक एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर कर दी, पर हुआ ये कैसे? तो इसका सीधा सीधा आंसर है थर्मोडायनेमिक्स। हमारे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। इसी को हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। और इसी के कारण हम अलग अलग मटेरियल सोर्सेस को, अलग अलग रिसोर्सेस को, जैसे कोल, पेट्रोलियम, इन सबको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकती है रेजिस्टिविटी, जिसको हम ओम नमः शिवाय नहीं, ओम्स में मेजर करते हैं, जिसको ओम्स लॉ भी कहते हैं। V = IR। और अगर ओम्स लॉ की बात है और करंट की बात ना है, ऐसा हो नहीं सकता। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं। इसके बाद हैंस होस्टर ने अपना मैग्नेटिक फील्ड का लॉ दिया। उन्होंने देखा कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्ट देखने मिलता है, कंपास में डिफ्लेक्ट देखने मिलता है। इसी को उन्होंने देखा और अब सोचा कि पता कैसे लगाएं, और उन्होंने अंगूठा दिखा दिया। उन्होंने राइट हैंड थंब रूल बनाया। बेसिकली इस रूल के मुताबिक हम करंट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं, जिसमें थंब हमारा पॉइंट करेगा विद द डायरेक्शन ऑफ करंट और हमारी उंगलियां बता देंगी कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। और जैसे ही ये होता है तो हमारा लेफ्ट हैंड बुरा मान गया, जिसको फ्लेमिंग्स भैया ने समझाया और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दिया। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मेरा पर्सनल मोस्ट इंटरेस्टिंग है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली 0, 1 और 2 लॉ होते हैं, जिसमें 0th लॉ ये कहता है ABC 3 बॉडी है। अगर A C के साथ इक्विलिब्रियम में है और B भी C के साथ इक्विलिब्रियम में है तो हम ये भी कह सकते हैं कि B और C भी एक साथ इक्विलिब्रियम में होंगी। और फर्स्ट लॉ जिसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाम से जानते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। और सेकंड लॉ आता है जिसमें ये कहता है कि किसी भी चीज़ की एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं हो सकती, मतलब रैंडमनेस। मतलब अगर आप कोई भी कफ को जमीन में फोड़ दें तो वो वापस एक जैसा नहीं हो सकता। इसी को हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब भी हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, इसमें 2 पार्टिकल्स आते हैं, एक तो फ्लूइड और दूसरा गैसियस। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम सीधे के सीधे फ्रीक्वेंसी की बात करें, क्योंकि जब भी पार्टिकल्स को आप साउंड वेव से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो उसमें फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। और जब भी आप रेलवे स्टेशन में खड़े होंगे तो आपने सुना होगा कि ट्रेन आ रही है तो पहले तो आपको उसकी आवाज़ कम लगती है, लेकिन धीमे आवाज़ बढ़ने लगती है। इसी को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। और क्या आपको पता है कि जैसे जैसे आप किसी स्टार के पास जाते जाएंगे वो आपको ब्लू रंग का दिखता जाएगा और दूर जाते जाएंगे तो आपको रेड रंग का दिखता जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ्स। और इसी को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट ऑन लाइट। और जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लाइट के भी 2 इफेक्ट्स होते हैं। पहला तो रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट किसी भी सोर्स से टकरा के बाउंस बैक कर जाए, और रिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट किसी 2 मीडियम के बीच ट्रैवल करे। इसीलिए कभी भी आपने पानी में अपना हाथ डाला होगा तो आपको अपना हाथ थोड़ा अलग दिख रहा होगा। इस इल्यूजन को देखिए, ये रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। इसके बाद जब भी हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर अंतरिक्ष में तो कुछ नहीं है, तो आखिर हीट आ कहाँ से रही है, सूरज हमें गर्मी दे कैसे रहा है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू हम तक हीट आ रही है। और अगर फिजिक्स की बात करें और मॉडर्न फिजिक्स में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली ये कहती है कि स्पेस और टाइम बेसिकली ज्वाइंट है, एक साथ स्पेशल में है। और जैसे कि न्यूटन सर ने कहा था कि ग्रेविटी एक फोर्स है, इन्होंने कहा नहीं, ग्रेविटी स्पेस टाइम में एक कर्वेचर है। और इसी से हम सबका फेवरेट टॉपिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनता है। इसके बाद आता है ऑप्टिक्स, जो कि हम अपने बेसिकली जो हम जैसे चश्मा लगाने वाले होते हैं उनके यूज में आता है, जिससे हमें दूर की चीजें पास और पास की चीजें दूर दिखती हैं। और ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि मैं एक वीडियो में नहीं बता पाता। अभी तो मैंने आपको सुपरपोजिशन, स्टेट, स्क्रॉडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट, एंटी मैटर, ब्लैक होल, मैनी वर्ल्ड थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, इतनी सारी चीजें नहीं बताएं क्योंकि इनका एक सेपरेट वीडियो मैं चैनल में डालने वाला हूँ।
तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले कि फिजिक्स आखिर में कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं, काफी वंडरफुल सब्जेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं हूं आनंद शुक्ला एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स।